किसी आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी लंबाई हमने 12% बढ़ाई है, 12% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगी 3/25। इसका मतलब पहले किसी आयत की लंबाई यदि 25 थी तो उस पर हमने 3 बढ़त कर दी है, 28 हो चुकी है अब। इसी तरह चौड़ाई को हमने कम किया है, 8% की कमी है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25। यानी पहले यदि 25 थी चौड़ाई तो उसे हमने 2 कम करके 23 कर दिया है। पूछ रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले क्षेत्रफल था 625, अब हो गया है, यानी इनको हम गुणा करेंगे, 28 3 84, 28 दूनी 56 और 8 64, 644 हो गया है। तो कितने की वृद्धि है, 19 की वृद्धि है। वृद्धि हमें प्रतिशत के अंदर भी याद करनी चाहिए। तो 19 की वृद्धि किस पर हुई है, 625 पर। तो 625 और गुणा में क्या लगाएंगे हम, प्रतिशत के लिए 100। तो 25 25 625, 25 चौके 100, तो 19 चौका 76/25% की वृद्धि है। और आगे 16 करें, 25 या 75, एक बचेगा, पॉइंट लग गया, 0 10 पर भाग नहीं जाता, तो 25 चौका 100, यानी 3.04% की वृद्धि है। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत 125% बढ़ा देता है और 25% छूट भी देता है। क्रय मूल्य 640 रुपये है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कॉस्ट प्राइस तो दे रखा है हमें 640 रुपये। एक चीज़ दी है कि कीमत बढ़ा दी 125%, यानी 640 से भी 125% प्राइस है वो इंक्रीज़ कर दिया है। यानी अब हम मार्केट प्राइस ज्ञात कर लेते हैं। तो 640 का 125% निकालो, या आप एक काम और कर सकते हैं, 125% की फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं। तो 125% हटाने के लिए हमने नीचे 100 लगाया, तो फ्रैक्शन के अंदर 5/4, यानी 4 यदि पहले कीमत थी उसकी तो उसके ऊपर 5 का इंक्रीमेंट कर दिया है। या यूँ कहें 640 इसका क्रय मूल्य था, इसका यदि हम 9/4 निकाल दें तो ये हो जाएगा इसका मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। फिर कहता है 25% छूट भी देता है। 25% छूट देने का मतलब है 75% रुपया तो ग्राहक से ले रहा है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। तो ये जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौके 16 से कटेगा 4 पर, 4 में 36, 360, 360 ये हो जाएगा 1080 रुपये सेलिंग प्राइस। ए किसी काम को 2 घंटों में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटों में पूरा कर सकता है, सी इसी काम को 8 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। पहले एक यह काम कर लेता है 2 घंटे के अंदर, उसके बाद बी को इसी काम का 3 गुना 8 घंटों में पूरा कर सकता है, यानी 3 गुना कार्य 8 घंटों में, तो 1 गुना कार्य वह 8/3 घंटों में पूरा कर लेगा। 1 गुना का मतलब यही काम हो जाएगा। तो बी समय लेता है इसी काम को करने में 8/3 घंटे, सी को लगते हैं 8 घंटे। अब तीनों के हमने अलग अलग घंटे ज्ञात कर लिए हैं, अब हम इनका लेते हैं एलसीएम। तो 2 8/3 और 8, तो जब बटे में होता है तो उसको हम यूज़ नहीं करते, केवल ऊपर वाली संख्याओं का ही एलसीएम लेते हैं। तो 2 8 8 इनका एलसीएम आएगा 8। यहाँ से जो कार्य क्षमता है वो ए की हो गई 4, बी की हो गई 8/3 से जब 8 को भाग देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3 हो जाएगी, और इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 1। अब तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कुल काम है 8, और तीनों की मिलकर कार्य क्षमता होगी 4 3 7 और 1 8, यानी तीनों मिलकर 1 घंटे में कार्य पूरा कर लेंगे। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 37.5% घटकर तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। तो सबसे पहले सभी परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन बना लेना है, यानी 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 37.5% ये हो जाएगी, यानी 37 गुना 74 और 1 75 प्रतिशत हटाकर, यानी 75/200, 3/8, और 57 सही 1/7, 57 7 399 और 1, यानी 400/7, 4/7 हो जाएगी। तो तीनों को फ्रैक्शन बनाने के बाद अब यह मान लेना है कि कुल उसकी वर्तमान जनसंख्या x है। अब 1 वर्ष बाद इतने प्रतिशत बढ़ी है तो x का इतना प्रतिशत, या यूँ कहें 6 पर 1 बढ़ रही है तो x का ये हो जाएगा 7/6। फिर दूसरे वर्ष घट रही है -3/8 हो जाएगा, यानी 8 में से 3 कम हो रही है, तो पहले वर्ष का ये हो जाएगा 5/8। और फिर तीसरे वर्ष फिर बढ़ रही है, 7 पर 4 की बढ़ोतरी है, तो 2 वर्षों का 11/7। तो अब ये 3 वर्ष पूरे हो गए। 3 वर्ष बाद जनसंख्या है 1,65,000। यहाँ से हम 7 से 7 काट देते हैं, 11 5 55 यहाँ आएगा, तो यहाँ से उठाकर हम नीचे लगा देते हैं, 8 6 48 गुना में आएगा, तो 55 तिये 165 होते हैं, 3000 गुना 48, 48 ये होते हैं 144। तो वर्तमान जनसंख्या 1,44,000 है। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। घनाभ के आयतन पर प्रतिशत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लेंथ है उसे 20% इंक्रीज़ किया है। 20% इंक्रीज़ का मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी यदि उसकी लंबाई पहले 5 थी तब उसके ऊपर 1 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब पहले 5 थी अब हो गई है 6। इसी तरह जो ब्रेथ है उसकी, उस पर 25% की वृद्धि है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी पहले अगर 4 थी तो उस पर 1 की वृद्धि होकर अब 5 हो गई। और हाइट पर कमी हुई है 30% की। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। इसका मतलब पहले यदि हाइट 10 थी तब उस पर
3 की कमी है, 7 रह गई। और आयतन पर प्रभाव बताना है तो आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यही होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 5 से 5 कैंसिल, 2 से कटेगा 2, 3, यानी पहले उसका आयतन 20 था और अब 21 हो गया। तो 1 यूनिट की बढ़ोतरी है। 1 यूनिट की बढ़ोतरी किस पर? पहले आयतन था 20, 1/20, इसकी हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5% वृद्धि, ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में 250 प्रश्न है। एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, वह गलत उत्तर के लिए आधा अंक काट लिया जाता है। यदि उसे कुल 470 अंक मिले तो कितने प्रश्न गलत किए? तो यदि प्रश्न सही करता है तो 3 अंक उसके जुड़ जाते हैं, गलत करता है तो आधा अंक उसका काट लिया जाता है, यानी माइनस हो जाता है। अब यदि यह माने कि सारे ही प्रश्न उसने सही किए तो एक का 3 अंक 250 के कुल हो जाते, उसे मिलते 750 अंक। यदि यह माने कि सारे गलत किए हैं तब उसने कुल अंक प्राप्त किए होते माइनस का 125, यानी आधे को जब हम 250 से गुणा करते हैं 125 आता है, लेकिन वास्तव में उसे अंक मिले हैं 477। तो एलिगेशन मेथड हम लगाते हैं, 750 में से 477 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 273, और 477 में से माइनस का जब हम 125 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 602, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से अनुपात आएगा सही और गलत प्रश्नों का। इसको जब हम 7 पर काटते हैं तो 7 8 56, 4 42, 7 6 42, और 7 3 21, और 7 9 63, यानी 86 और 39, ये क्या है? सही और गलत प्रश्नों का अनुपात है। तो यहाँ से कुल प्रश्न कितने हो रहे हैं जब इनको ऐड करते हैं तो 86 और 39 हो जाएंगे 125, लेकिन वास्तव में प्रश्न कितने हैं? 250 हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2। हमें क्या ज्ञात करना है? गलत प्रश्न। गलत का यूनिट है 39, तो उसने कुल 39 दूने 78 प्रश्न गलत किए थे। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। वर्तमान औसत ज्ञात करें। तो लॉजिकली इस क्वेश्चन को यदि हम बनाएं तो 16 पारियों के बाद उसका कुछ औसत है। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, इससे उसका औसत 3 रन प्रति पारी के हिसाब से बढ़ गया। अब उसने कुल 87 रन बनाए हैं 17वीं पारी के अंदर, तो एक चीज़ तो हम जानते हैं कि इस 87 में से कुछ रन तो उसने इतने बनाए होंगे जिससे कि उसका जो पुराना औसत है वो मेंटेन रहे, और कुछ रन उसने एक्स्ट्रा बनाए हैं जिससे कि यह औसत +3 यानी प्रति पारी 3 बढ़ गया है। तो हम जानते हैं 17 3 51, कि 51 रन तो उसने एक्स्ट्रा बनाए हैं ताकि प्रत्येक पारी का 3 औसत बढ़े। तो 87 में से 51 रन तो चले गए, इस औसत को बढ़ाने में कितने रन बचे हैं? और 36। ये 36 रन उसके क्या है? पुराना औसत हो जाएगा। तो हमें नया औसत ज्ञात करना है। 36 था पुराना, 3 बढ़ गया, इसका मतलब नया औसत हो जाएगा 39। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत बताएं। वैसे तो आमतौर पर हम जानते हैं कि जो हमें लाभ होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें सेलिंग प्राइस ही दे रखा है कि इसके 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा है। तो 16 सही 2/3% लाभ, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हो जाएगी 1/6। इसका मतलब 6 यदि SP है तो उस पर 1 प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम जानते हैं कि कोई वस्तु हम 6 रुपये में बेचें, 1 उस पर लाभ हो, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस यानी खरीदी थी हमने 5 में, तो 1 लाभ 5 रुपया हो जाएगा हमारा CP, तो 1/5 गुणा 100, तो हमारा वास्तविक लाभ हो जाएगा 20%। यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो पहली चीज़ दे रखी है कि अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर। 2/3 मूल्य का यहाँ मतलब है कि 3 यदि उस वस्तु का मार्किंग प्राइस है तो उसे उसने 2/3 मूल्य पर ही बेचा है, यानी 2 रुपये के अंदर या 2 यूनिट के अंदर ही बेचा है। दूसरी चीज़ 10% की हानि हुई है। 10% की हानि से हमारा मतलब होता है फ्रैक्शन के अंदर 1/10, यानी 10 यदि कॉस्ट प्राइस है तो 1 उस पर लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा? 9। अब हम इन्हें रेशो बना लेते हैं कि SP और मार्किंग प्राइस, इसका रेशो तो 2 और 3 है। वहीं CP और SP के बीच रेशो है कि CP यदि 10 है तब उसका सेलिंग प्राइस 9 है। अब हम अनुपातों को मर्ज करना जानते हैं, जो टर्म यहाँ लिखी है वो यहाँ लिखते हैं, जो यहाँ है वो यहाँ लिखते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। अब इनकी गुणा करते हैं, 20, 18 और 27। अब कहता है उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से, अब अंकित मूल्य हो गया 27, इस मूल्य पर बेचना है, यानी ये हमारा नया SP है। तो CP है 20 और SP है 27, 7 का प्रॉफिट है। 7 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है? CP पर। यहाँ से हम प्रतिशत बनाएंगे तो 20 5 100, 7 5 यानी 35% लाभ होगा। रुपये 1.27, 1.29 और 1.32 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की 3 किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत रुपये 1.30 प्रति किलोग्राम हो? तो यहाँ पहले तो हम इन्हें पैसों के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं कि पहली किस्म 127 पैसे, दूसरी 129 और तीसरी की कीमत है 132 पैसे प्रति किलोग्राम। अब इन्हें मिक्स करना है, किस अनुपात में मिक्स करें कि 130 पैसे पर केजी इनका रेट हो जाए। तो 130 हम जानते हैं इन दो के बीच आएगा या पहले और तीसरे के बीच आएगा, तो हम इसे यहाँ पुट कर लेते हैं माध्य को 130 को। अब इनके बीच तिरछा अंतर ढूंढना है एलिगेशन मेथड से, यहाँ 1 और यहाँ अंतर है 2 का।
तो आधा काम तो हो चुका है। अब चूंकि 130 है वो 132 और 127 इनके बीच भी आता है, तो इनके बीच भी हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे 130 को बीच में रखते हुए। तो 127 और 130 के बीच का अंतर है 3, वह यहाँ आएगा, और 132 और 130 के बीच अंतर है 2, उसे हम यहाँ पुट करेंगे। अब इनको हम ऐड कर लेंगे 4, 2, 2, तो ये हमारा अभिष्ट अनुपात आएगा। यानी और सोल्व करें 1:1:2, इस अनुपात में हमें इन्हें मिलाना होगा। एक व्यक्ति ने 26,520 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने दोनों बेटों के नाम ऐसे जमा करवाए कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें बराबर धन मिले। बड़ा बेटा 15 वर्ष और छोटा बेटा यदि 13 वर्ष का हो तो बड़े बेटे के नाम कितने रुपये जमा करवाए। एक चीज़ देखिए कि 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें बराबर धन मिलेगा। बराबर धन मिलने का मतलब ये हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन का हमारा जो सिंपल फॉर्मूला होता है उसके अंदर हम 1 + r/100 अपॉन टाइम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इसी को यूज़ करते हैं। हमें मूलधन हालांकि हमें ज्ञात करना है, लेकिन दोनों बेटों की राशि इकट्ठी दे रखी है। तो पहले हम बड़े बेटे का निकाल लेते हैं, उसे हम b से डिनोट कर लेते हैं कि ये बड़े बेटे की राशि है। 1 + r/100 यानी ये हो जाएगा 110/100। अब बड़े बेटे के पास समय कितना है कि वो 15 वर्ष का है, 18 तक होने में उसे 3 वर्ष लगेंगे। वहीं छोटे बेटे को हम c से डिनोट कर लेते हैं और ये भी हो जाएगा 110/100। छोटे बेटे के पास समय कितना है 13 वर्ष है, यानी 5 और। अब यहाँ से हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। c को हम इधर ले आते हैं तो b/c और इसको उठाकर इसके नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 110/100 की पावर 5 है और इसके नीचे आएगा 110/100 की पावर 3। तो इसको हमने 5 बार लिखेंगे और इसको 3 बार। कहने का मतलब ये सारा इससे कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगी, केवल स्क्वायर बचेगी। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 110 का स्क्वायर 121,000 और नीचे हो जाएगा 10,000। तो अनुपात क्या आया है 121/100 किसका, बी और सी का। यानी कुल 26,520 रुपये में बी का हिस्सा 121 है। यानी अनुपातों को हम अब बांट सकते हैं। तो कुल राशि है 26,520, अनुपातों का जोड़ हो जाएगा यहाँ से 221। याद क्या करना है, बड़े बेटे के नाम कितने रुपये जमा करें, तो बड़े बेटे का हिस्सा है 121। यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 221 से ये कटेगा, 221 एकम 221 44 और 2 यानी 120। 120 को इससे गुणा कर लेते हैं, 12 एकम 12 हासिल 1, 12 12 44, 144 और 1 149। यानी बड़े बेटे के नाम 14,520 रुपये जमा करवाए। अगला प्रश्न, किसी राशि पर 12.5% की दर से 1 वर्ष 200 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज 4,720 रुपये है, तो वह राशि क्या है। जो वार्षिक दर हमें दे रखी है 12.5% है। इसे हम पहले भिन्न के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो प्रतिशत हटाने के लिए नीचे लगा दिया 100 और ये पॉइंट हटाने के लिए 1000। तो 125 एकम 125 125 8 1000 यानी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। इसका मतलब हुआ कि 8 यदि हमारे पास मूल राशि होती तो उसके ऊपर 1 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता और 9 हो जाता मिश्र धन यूनिट के अंदर, कब 1 वर्ष का यदि समय होता। अब यदि कुल ये 2 वर्ष का समय होता तब हम इसको 8 को 8 से गुणा कर देते, 9 को 9 से, या सीधा स्क्वायर कर देते और 9 का भी स्क्वायर। समय 3 वर्ष होता तब हम क्यूब कर देते हैं। इसी तरह ये चलता है। लेकिन यहाँ पर 200 दिन है तो 200 दिन को भी हमें इस फ्रैक्शन के हिसाब से कन्वर्ट करना होगा। तो फ्रैक्शन है हमारे पास 1/8, 200 दिन है, इसे भी हमने 1 वर्ष बनाने के लिए 365 से भाग कर दिया है। तो 8 से ये कटेगा 25 पर, 5 पे 25 और 5 पे 73। यानी इस 200 दिन की जो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से मूलधन और मिश्र धन वैल्यू आएगी वो क्या है कि 73 यदि मूलधन होता उस पर 5 ब्याज बनता और 78 हो जाता मिश्र धन। तो अब हमारे पास यहाँ से अंतिम अनुपात आएगा जब हम इनको गुणा करेंगे। 8 से इसको गुणा करते हैं तो 8 3 24, ये हो जाएगा 584। 9 को 78 से गुणा करना है, 10 से करेंगे 780, इसमें से 78 माइनस कर देते हैं यानी 702। तो 584 हमारे पास मूलधन का यूनिट है, 702 मिश्र धन का 1 वर्ष 200 दिन के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से कितना जनरेट हो रहा है 118 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 4720 रुपये है। तो 118 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4720। एक यूनिट की वैल्यू 4720/118 याद करनी है हमें। राशि की यूनिट कितनी है 584। तो 118 चौके 472 होते हैं, 40 को से गुणा कर देते हैं, 0 के 0, 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33, 4 5 20 और 3 यानी 23,360 रुपये वह राशि। एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा। शेष कपड़े को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यह मान लेते हैं कि टोटल कपड़ा 100 यूनिट था और 100 रुपये ही उसका कॉस्ट प्राइस था। उसके बाद आधा भाग 20% लाभ पर बेचा है, आधा भाग हो गया यानी 50, 50 का 20% लाभ, 50 का 20% होता है 10। इसका मतलब 10 रुपये उसने क्या है प्रॉफिट कमाया है। फिर कहता है शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कपड़ा बेचा है 50, उसका आधा भाग कर देते हैं यानी 25 यूनिट, ये बेचा है 20% हानि पर। तो 25 का 20% हो जाएगा 5 यानी 5 रुपये उसे लॉस हो चुका है। और शेष कपड़े को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया यानी बाकी जो बचा है उसको उसके कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा है, तो उसके अंदर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो 2 चीज़ें हैं, 10 रुपये लाभ है, 5 रुपये लॉस। इसका मतलब 5 रुपये उसे पूरे सौदे के अंदर प्रॉफिट हुआ है। और कितने में से 100 रुपये में, 100 पर जब कोई चीज़ आती है तो उसका प्रतिशत उतना ही हो जाता है यानी 5% लाभ। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 2/5 के स्थान पर 5/2 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में त्रुटि प्रतिशत बताना है। तो ऐसे सवालों के अंदर जो नीचे टर्म होती है उनका एलसीएम ले लेना है। कहने का मतलब 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। और यह मान लेना है कि ये 10 ही वह संख्या थी जिसे कि इनसे गुणा करनी थी। यानी 10 को उस छात्र ने गुणा करनी थी 2/5 से, तब कितना उतरा था 4। लेकिन उसने गलती से गुणा कर दिया 10 को 5/2 से, तो अब उसने कितना उत्तर निकाला है 5 5 25। कितने की त्रुटि हुई है 21 की। इसे हमने प्रतिशत भी बनाना है।
प्रतिशत हमेशा किस पर निकलेगा, जो पहले उत्तर निकाला था यानी 4, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा भी हो जाएगी। 4 से ये कटेगा 25 पर, 25 को 21 से गुणा करनी है। 21 का मतलब 20 + 1, तो एक बार 20 से करेंगे तो 25 को जब 20 से गुणा करते हैं 500, और 1 से करेंगे तो 25 से कम 25, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 525% त्रुटि। दो द्रव x और y 3:2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं। मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है। यदि द्रव x की लागत y की तुलना में 2 रुपये प्रति लीटर अधिक हो तो x की लागत प्रति लीटर बताओ। यानी x और y जो दो मेरे पास द्रव हैं, इन्हें 3 और 2 के अनुपात में मिक्स कर दिया है, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन 5। एक चीज़ और दे रखी है कि जब मिश्रण को बेचते हैं 10% के लाभ पर, 10% का लाभ मतलब हो गया लागत मूल्य का 110%। ये वैल्यू किसके बराबर है, 11 रुपये प्रति लीटर की, यानी ये 110% 11 के बराबर है। यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो मेरे पास लागत मूल्य आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/110 × 100, 11 से 11 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 10 रुपये प्रति लीटर इस मिश्रण का लागत मूल्य है। अब यह मान लेता हूँ कि ये 3 और 2 ये अनुपात न होकर ये लीटर ही है, यानी 3 लीटर x की वैल्यू और 2 लीटर है y की। तो अब कुल 10 की लागत से 5 लीटर का कुल लागत मूल्य कितना हो जाएगा, यानी पूरा सोल्यूशन मेरे पास 50 रुपये की लागत में है। अब इसे 3 और 2 के अनुपात में बांटना है। एक चीज़ और दे रखी है कि x की लागत y की तुलना में 2 रुपये अधिक है। यदि ये ना दिया होता कि ये 2 रुपये प्रति लीटर नहीं है ज़्यादा, ये दोनों लागत मूल्य सेम है, तब मेरे पास कितने रुपये बचते, यानी अब जो 2 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं पर लीटर इस 3 यूनिट के लिए, तो 6 रुपये की बचत होती, तो कुल लागत मूल्य कितनी रह जाती, 44 रुपये। अब 44 को इस 5 यूनिट के अंदर बांट देना है 3-2 के हिसाब से, यानी 44 को जब मैं 5 से भाग करूंगा तो 8.8 ये लागत मूल्य आ जाएगा x और y दोनों के लिए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि इसकी 2 रुपये ज़्यादा है, तो y की तो लागत मूल्य हो जाएगी 8.8 और इसकी 2 रुपये हम ज़्यादा, तो 2 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद ही काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूर्ण होगा ये बताना है। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ए और बी का एलसीएम होता है 60, तो ये 60 क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है इस टोटल काम को करने में, 6 है, और बी की कार्य क्षमता है 5। अब दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ए प्लस बी, तो दोनों की कार्य क्षमता मिलकर कितनी हो जाएगी, 6 और 5 11। अब 3 दिन तक ए ने भी 7 काम किया है, यानी 3 दिन के अंदर दोनों ने 33 काम कर दिया है। कुल काम 60 था, 33 हो चुका है। कितने दिन, कितना काम बचा है, 27। ये काम कौन करेगा, बी करेगा। बी की कार्य क्षमता है 5, 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 सही 2/5 दिन और लगेंगे। 3 दिन पहले लग चुके हैं, तो 3 से हम इसे भाग करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आएगा, 8 सही 2/5 दिन। किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 39 और अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 15 हो तो उत्तीर्ण छात्र कितने हैं। तो एक तो हमारे पास कुल औसत है और उसके बाद उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों का अलग अलग औसत है, तो इसे हम एलिगेशन मेथड से इजीली कर सकते हैं। उसके अंदर हम लिखेंगे एक तो पास और इधर लिखेंगे फेल, यानी दोनों का अलग अलग औसत। पास छात्रों का जो औसत अंक है वो है 39 और फेल है उनका 15। बीच में कुल औसत लिखा जाएगा, कुल औसत है उनका 35। अब यहाँ से इनका तिरछा अंतर ढूंढना है, 39 में से 35 घटाएंगे 4, और 15 और 35 के बीच अंतर है 20 का। ये जो नीचे आता है इसे हम अनुपात बना लेते हैं किसका, कुल 120 छात्रों की संख्या का। जब इसको काटेंगे 5 पर 4 पर कटेगा तो 5:1। इसके अंदर क्या है, ये क्या है, छात्रों की संख्या का अनुपात आया है, यानी ये 5 अनुपात है पास छात्रों का और 1 है फेल का। हमें ज्ञात करना है उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात कर देनी है। कुल छात्र हैं 120, या सीधा कहें 120 छात्रों को आपने 5:1 के अनुपात में बांट देना है। तो सीधा देखकर पता चल रहा है कि 100 छात्र पास होंगे और 20 फेल। एक टंकी 8 घंटे में भर जाती है, लेकिन इसके तली में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 2 घंटा ज़्यादा समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के द्वारा इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। जैसे कोई पाइप है, उसे 8 घंटे लगते हैं टंकी को भरने के अंदर, लेकिन जब पाइप के साथ एक लीकेज भी है इसके अंदर, जब लीकेज हो जाता है तब इसे 2 घंटे एक्स्ट्रा 10 घंटे लगते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम होता है 80, तो यह मान लेते हैं कि टंकी 80 लीटर की है, तो इस पाइप की क्षमता क्या हो जाएगी, 8 से जब इसको भाग करेंगे पाइप की क्षमता 10 लीटर पर आवर है। इसी तरह पाइप और लीकेज जब मिलकर काम करते हैं तो उनकी क्षमता है 8 लीटर पर आवर भरने के अंदर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P की वैल्यू 10 है और P प्लस L की वैल्यू यानी इस लीकेज की वैल्यू है 8। तो P की जगह हम 10 पुट करेंगे, तो L की जगह हम क्या लिखें कि ये 8 बन जाए, तो हम कह सकते हैं कि 10 में से हम जब 2 माइनस करते हैं फिर 8 आता है, यानी लीकेज की जो इफिशियंसी है वो क्या है, -2। माइनस का मतलब यह खाली कर रहा है। अब इसे 80 लीटर खाली करना है और इसकी क्षमता है 2 लीटर पर आवर, तो इसे कुल मिलाकर 40 घंटे लगेंगे खाली करने में।